नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले हेडलाइंस। आरबीआई ने डूबते कर्ज पर एनपीए को रिस्ट्रक्चर करने की गाइडलाइंस जारी की। कर्ज की रिकवरी के लिए बैंकों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार। मई में रिटेल महंगाई पहुंची 21 महीने की ऊंचाई पर। सब्जी दूध ने भड़काई खाने पीने की महंगाई। लिंक्डइन को खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट करीब 2.25 लाख करोड़ की डील। लिंक्डइन का नाम, ब्रांड और दोनों जारी रहेंगे। निचले स्तर से रिकवरी के बावजूद सेंसेक्स 238 पॉइंट गिरकर बंद। रुपया भी पहुंचा 67 के पार। उत्तर प्रदेश गुंडागिर्दी के कारण परेशान है कि नहीं है? जातिवाद का जहर तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब जब हटेगा तब विकास का यज्ञ चलेगा भाइयों। इलाहाबाद परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी को लाइए, हम लूट करेंगे बंद। अमित शाह की चेतावनी, अगर पूरे यूपी को कैराना नहीं बनाना तो बीजेपी को जिताओ। सिर्फ एक कट के साथ रिलीज होगी फिल्म उड़ता पंजाब। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, ए सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज होगी फिल्म। आवाज एट 9 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आरबीआई ने डूबते कर्ज से निपटने के लिए और नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में बड़े एनपीएस की रिस्ट्रक्चरिंग मुमकिन हो पाएगी। स्कीम के डिटेल्स जानने के लिए हम बात करेंगे हमारी सहयोगी निशा पोद्दार से। निशा, आरबीआई की नई स्कीम में क्या खास है, क्या अलग है? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क गाइडलाइन है जो आरबीआई ने आज जारी किया है। इससे क्या होता है कि इतने दिन से जो एसडीआर, दैट इज स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए जो बैंक्स 51% कंपनी में लेके फिर उसको बेचने की तैयारी करते थे, वो ज्यादा कुछ काम अभी तक आया नहीं। इसलिए वो अब जो एक सिस्टम है वो काफी उसमें रियायत दी गई है आरबीआई के से इस बार। तो क्या इस बार होगा कि बैंक्स को ये मंजूरी दी गई है कि वो जाके एक जो कंपनी हाई डेट कंपनी है उसकी थोड़ी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन इसलिए उसको प्रोमोटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि प्रोमोटर्स भी बैंक्स के साथ काम करेंगी कंपनीज को रिवाइव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर्स को के लिए ये लॉबी की गई है, लेकिन बैंक्स को ज्यादा बायर्स मिल नहीं रहे थे इन स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही है। इसीलिए ये एक रियायत आरबीआई ने दी है, क्योंकि बैंक्स ने ये प्रपोज किया। सेकंड ये होगा कि डीप डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग पहले आरबीआई ने बोला था लास्ट अप्रैल से हर रिस्ट्रक्चरिंग विल बी कंसिडर्ड एन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो अब चेंज हो जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग की भी इजाजत दी गई है, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें बोला गया है कि 75% ऑफ द लेंडर्स को अग्री करना पड़ेगा अगर वो डीप रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। लेकिन देखा जाए तो बैंक्स जो कि अभी त्रस्त है, क्योंकि ये एनपीए सिचुएशन, डेट सिचुएशन में ज्यादा कुछ अभी टर्न अराउंड हो नहीं रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी रियायत आएगी बैंक्स के लिए और प्रोमोटर ड्रिवन कंपनीज के लिए भी। जी, चलिए इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी और अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विस के अश्विन पारेख साहब। चौधरी साहब, जैसा आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर अब प्रमोटर्स को भी साथ में काम करने का मौका मिलेगा, तो जिन प्रमोटर्स की वजह से कंपनी की स्थिति इतनी लचर हुई है, जब वो भी रहेंगे तो क्या ये स्कीम उस तरीके से काम कर पाएगी? तो उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। अब प्रोमोटर्स को अगर से अलग करते हैं तो प्रोजेक्ट को चलाएगा कौन? मुझे जो ये लग रहा है कि आरबीआई जो है ना, जैसे अंधा आदमी लाठी से अपना रास्ता ढूंढते हुए जाता है, ऐसे जा रहा है। न तो आरबीआई के पास अपना कोई आत्मविश्वास है, न कोई रास्ता साफ है। वो सिर्फ लड़खड़ा रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब ये जो नया तरीका निकाला है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, इसमें बैंकों को पहले के मुकाबले थोड़ी कम मुश्किलात आएंगी? क्योंकि जो काम उन्हें करना पड़ता था कि इक्विटी ले लेते थे, खुद हैंडल करते थे, या कोई नया खरीदार नहीं मिलता था, एटलीस्ट पुराने प्रमोटर्स ही उसे जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश करें, तो बैंकों के लिए थोड़ा मामला आसान होगा? बिल्कुल होगा। ये तो आरबीआई को पहले ही सोचना चाहिए। आरबीआई जो है वो गाइडलाइन हर 15 दिन में एक नया निकालता है। आरबीआई को ध्यान से बैठकर ठंडे दिमाग से एक्सपर्ट्स को बुला के विदेशों का अनुभव लेके रास्ता बनाना चाहिए। वो हर घड़ी एक दिन के बाद एक सर्कुलर इशू करते हैं, 1 महीने के बाद दूसरा सर्कुलर इशू करते हैं। तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना पैच वर्क,
वो बना रखा है इन्होंने और बिल्कुल मजाक के पात्र बन गए। जी अश्विन पारीक साहब, जैसा यहाँ पर प्रदीप चौधरी जी भी कह रहे हैं कि एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है आरबीआई की गाइडलाइंस में। वो बार बार अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस आती है जिससे बैंक्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। लेकिन अब ये जो नया रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म आया है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, आपको लगता है कि इससे जो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है उसमें बैंक पे भी काफी दबाव है, वहां थोड़ा रिलीफ आता हुआ दिखेगा और जो बैड डेट्स कन्वर्ट होने जा रहे थे कुछ हद तक बचेंगे? मैं थोड़ा इसको अलग नजरिए से देख रहा हूं। देखिए, दो बोरोवर और लेंडर के बीच में एक प्रयास जो है, अब हम जानते हैं कि कई बोरोवर्स जो हैं या तो वो इंटेंशनल रिपे नहीं करते या उनका कोई प्रोजेक्ट गलत गया है, पर वजह कोई भी हो, जहां तक लेंडर का सवाल है किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करता है। तो जैसे हमने पहले गाइडलाइंस देखे तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। फिर उसके बाद में जेएलएफ का एक प्रस्ताव आया, फिर उसके बाद में एसडीआर का आया। अब जब हम महसूस कर रहे हैं कि एसडीआर के बहुत सारे केसेस सामने नहीं आए हैं, मतलब जहां पे प्रमोटर की कंसेंट के बिना, उसको साथ में लिए बिना ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, तो एक और कदम आरबीआई ने बढ़ाया है। तो एक धीरे धीरे करके, मतलब एक तरह से आप सोच रहे हैं कि जैसे अगर मुझे किसी के पास पैसे लेने हैं, मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नए वापस मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं मेरे नॉर्म्स। तो कहीं जाके इस तरह की मनोस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। ये गाइडलाइंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव है मेरे हिसाब से। इसमें ओसी वगैरह की जो गुंजाइश है, इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह का जो मसला है, उसको एक तरह से हल किया गया है मेरे हिसाब से। प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कितना अच्छा कदम लग रहा है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि पहले उनके हाथ से पूरी इक्विटी जाती थी और ओनरशिप एक तरीके से बैंक के हाथ में चली जाती थी, फिर उनका कोई रोल नहीं बचता था। हाँ, देखिए, कहीं जाके थोड़ा सा इंडियन प्रमोटर का साइकोलॉजी होता है कि उसने अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई एक एसेट बिल्ड किया है, तो जब तक उसका कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर, जब तक वो उसके साथ में जुड़ा नहीं रहता, उसको जैसे लगता है कि मतलब किसी और ने आके ले लिया उसका एसेट और वो रन कर रहा है, उसकी बेनिफिट कमा रहा है, जो खुद मतलब उसको मिलना चाहिए था। तो मतलब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा इससे सब हटकर, प्रमोटर से और लेंडर से हटकर, मैं ये सोच रहा हूं पहली बार ये गाइडलाइन थोड़े और प्रैक्टिकल हैं। लेंडर को ये फोर्स कर रहे हैं कि नॉन सस्टेनेबल, जिसका डेट सस्टेनेबल है नहीं, वैसे सेट्स को अलग करो, जहां पे सस्टेनेबल डेट का मतलब एक एसेट का ग्रुप है। तो कोई भी बोरोवर के 10 बिजनेस है, अगर उसमें से 4 सस्टेनेबल हैं, तो इस मैकेनिज्म से आप उसको अलग करके रिकवरी का एक प्रयास कर सकते हैं। तो परिस्थिति ऐसी है कि अब जैसे मतलब जब बहुत सारा मतलब हमारा एनपीए का इतना बड़ा प्रॉब्लम सामने आके खड़ा हो गया है, तो कोई भी मेजर्स हैं जहां पे कुछ भी रिकवरी की जो गुंजाइश है, जहां पे अंडरलाइंग एसेट परफॉर्म करता है, जी, उसको क्यों ना बैंक लेंडर उसको मतलब कन्वर्ट करे, उसके अच्छी तरह से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके और कम से कम परफॉर्मिंग बना दे। जी, चलिए, तो यहाँ पर ये नए नॉर्म्स आ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम है जिससे काफी हद तक अब जो बैड डेट है उसकी रिकवरी में या जो दिक्कत आ रही थी कर्ज को वसूलने में, प्रैक्टिकलिटी यहाँ थोड़ी बढ़ेगी। और अब चूंकि प्रमोटर्स भी साथ में रहेंगे तो बैंकों के लिए भी आसान होगा कि वो कर्ज को रिस्ट्रक्चर कर पाए और एक हद तक उसमें से वसूल ले पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और अब हम रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज एक बड़ी डील का ऐलान हुआ है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट या कंपनी लिंक्डइन को खरीदने का ऐलान किया है। ये डील के लिए माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन को $26 अरब यानी करीब $2.25 लाख देगी। लिंक्डइन के हर शेयर के लिए माइक्रोसॉफ्ट $196 देगी, जो कि शुक्रवार के उसके क्लोजिंग प्राइस से 50% के प्रीमियम पर है। अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास चलते हैं इस खबर को और समझने के लिए। रोहन, कितनी बड़ी डील के तौर पर इसे देखा जा रहा है?
विपिन, ये काफी बड़ी डील है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, लिंक्डइन के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला की तो अपने के कार्यकाल की तो सबसे बड़ी डील है $26 बिलियन की, और ये पूरा ट्रांजैक्शन ऑल कैश ट्रांजैक्शन है, साल के आखिर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि लिंक्डइन अपनी जो डिस्टिंक्ट ब्रांड वैल्यू है वो बनाए रखेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। जेफ वीनर लिंक्डइन के सीईओ बने रहेंगे, हालांकि अब वो सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही जो माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है जैसे ऑफिस 365 या डायनेमिक्स, उनके साथ कहीं ना कहीं से जोड़ के जरूर देखा जाएगा, ताकि माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोफेशनल्स के लिए एक पूरा इन्वायरमेंट, क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट दे सके। ये मंशा है, काफी समय से कोशिश की जा रही थी। 2011 में जब लिंक्डइन ने अपनी पब्लिक लिस्टिंग की थी तब से बात की जा रही थी, आखिरकार ये डील बना ली गई है, और ये अब इन दोनों कंपनियों के लिए ये काफी बड़ी डील मानी जा रही है। शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। तो आइए आपको ये भी बताते हैं कि इस डील पर बात होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेइनर ने क्या कहा। I mean, I've always had a great admiration for LinkedIn and what Reed and Jeff and the team here have built. I mean, I'm a user of LinkedIn, I'm a publisher on LinkedIn, and as I've thought about it more in terms of what is it that is most needed in today's world. For sure, I'm a deep believer in productivity tools and communication tools, because that's what empowers people to be able to be great at their job. But think about taking that and connecting it with the professional network. And really having that entirety of what is your professional life be enhanced, more empowered, more where you're acquiring new skills and being more successful in your current job and finding a greater, bigger next job. That's that vision. And I've been talking with Reed and Jeff for a while, and the fact that it came together now is fantastic. But believe me, I've been thinking about this for a long time. और अब बात करेंगे धीरे धीरे सुलगती महंगाई की। महंगाई की आग फिर भड़क उठी है। मई में रिटेल महंगाई दर 5.47% से बढ़कर 5.76% हो गई है। ये 21 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे ज्यादा चौंकाया है खाने पीने की महंगाई ने, जो 6.32% से बढ़कर 7.55% हो गई है। आम आदमी की जेब पर सब्जियों और दूध ने एक बड़ा अटैक किया है। सब्जियों की महंगाई 4.82% से बढ़कर 11% के करीब पहुंच गई है। दूध भी महंगा हो गया है। दूध में महंगाई दर 3.32% से बढ़कर 3.53% पर आ गई है। हालांकि थोड़ी राहत भी मिली है। दाल, कपड़े और जूते पिछले महीने के मुकाबले सस्ते हुए हैं। दालों की महंगाई 34.13% से घटकर 31.57% पर आई है। तो शहरों और गांव दोनों जगह महंगाई बढ़ी है। अप्रैल में भी महंगाई दर संशोधित होकर 5.39 से 5.47% पर पहुंची है। उधर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा का कहना है कि महंगाई को देखकर दरों में कटौती का फैसला लिया जाएगा। अभी हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आज मेरे ख्याल से आप हर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट संकेत होते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्या गया है कि ओके विद द बैलेंस इन द टिल्टिंग इन द मे बी द पोजीशन ऑफ राइजिंग रिस्क, and as the data comes, all the data point would be taken into account. If any room develops, then there would be room for the accommodative monetary policy to continue. I think adequately explained in the monetary statement, and both the sides, both the risks are also explained, that what are the downside risks to the inflation and what are the upside. So I think it's quite a fairly elaborate statement. हालांकि क्रिस्टल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी का कहना है कि कर सस्ता होने की उम्मीद इस वक्त ना के बराबर है। देखिए, जहां तक ये वेजिटेबल्स की इन्फ्लेशन का सवाल है, ये मैंने जैसा पहले कहा था कि साल में 3-4 बारी ऊपर जाती नीचे आती, तो ये कोई एक परमानेंट फैक्टर नहीं है। इसमें स्पाइक्स आते रहते हैं, और अगर ये वेजिटेबल की सिचुएशन इन्फ्लेशन नीचे आती तो ये ओवरऑल महंगाई की दर को भी नीचे लेके आएगी। पहली बात तो ये है। तो अगर ये वैसा ये होता है कि नहीं, ये आई थिंक अभी कह पाना मुश्किल है कितनी जल्दी होगा ये। और दूसरा ये है कि जैसा अगर मानसून नॉर्मल रहता है तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी थी, हम ये मान के चल रहे थे कि अगस्त में रेट कटेगा, उसका प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली कम हो गई है। कंप्लीटली रूल आउट तो मैं नहीं कर सकता इस समय, क्योंकि अभी और इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेशन की आनी बाकी है, और इंडस्ट्रियल डेटा जो आया है वो कोई ज्यादा मजबूती इकोनॉमी में नहीं दिखाई दे रहा, मतलब खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं दिखाई दे रही। तो पर जो चांसेस है रेट कट के, वो डेफिनेटली कम हो गए हैं।
और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड खराब किया। सेंसेक्स 238 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर आज कमजोरी के साथ ही बंद हुए। दरअसल बाजार का मूड खराब होने के पीछे कई वजह रही। कल से अमेरिकी फेड की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेरिका में दरें बढ़ाने पर चर्चा होनी है। इसके अलावा बाजार को यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का डर भी सता रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने MSCI इंडेक्स में चीन का वेटेज बढ़ा सकता है, इससे भी बाजार सहमा हुआ है। सबसे ज्यादा दबाव बनाया है आज सरकारी बैंकों ने। मेटल और ऑटो शेयरों में भी आज बिकवाली देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह रही कि निफ्टी 8100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में दबाव, जैसा हमने कहा कि कल से FOMC की बैठक होने वाली है, उससे और ब्रिक्स में जो जिसे हम कह रहे हैं कि ब्रिटेन के एग्जिट होने वाली बात है, उससे भी बाजार पर दबाव बढ़ा। कॉल ड्रॉप के मामले में दिल्ली हैदराबाद के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां भोपाल में भी फेल हो गई हैं। ट्राई की ओर से चलाए जा रहे टेस्ट ड्राइव से पता चला है कि ज्यादातर कंपनियां 2% कॉल ड्रॉप के बेंचमार्क पर खरी नहीं उतरी हैं। एयरटेल 2G और वोडाफोन 2G को छोड़कर सभी कंपनियां 2% कॉल ड्रॉप के पैमाने पर फेल हुई हैं। वहीं कोई भी 2G और CDMA सर्विस देने वाली कंपनी 95% के RX क्वालिटी बेंचमार्क को पार नहीं कर पाई है। भोपाल में कॉल ड्रॉप का ड्राइव टेस्ट 3 से 5 मई के बीच में चलाया गया था। और अब सिर्फ एक कट के साथ रिलीज होगी फिल्म उड़ता पंजाब। पूरी खबर देखेंगे इस ब्रेक के बाद। मैगी जैसे मामलों को बेहतर तरीके से निपटने के लिए सरकार जल्द एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी के बाद खाद्य कंपनियों के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्रोडक्ट रिकॉल करना आसान हो जाएगा। इसके लिए फूड रेगुलेटर फसाई बार कोडिंग का सहारा लेगा। हर फूड आइटम के पैकेट पर छपे बारकोड से उसकी पहचान की जाएगी और अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ उसी बैच के प्रोडक्ट को वापस लेना होगा जिसमें दिक्कत है। फसाई के सूत्रों के मुताबिक इसका ड्राफ्ट जल्द ही तैयार कर इस पर सुझाव मंगाए जाएंगे। रिकॉल पॉलिसी एक ही तंत्र है विश्व भर में, जिससे खाद्य पदार्थ जो आपके लिए, आपके सेहत के लिए सही नहीं है, उसको हम मार्केट से निकालकर आपको एक सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि कोई भी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया या कुछ लोगों को, जगह के लोगों को नुकसान पहुंचा, तो वो कौन सा बैच है, वो कहां गया हुआ है, उसको तुरंत आप मार्केट से निकाल सकते हो। यदि ये तंत्र, ये जो ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म यदि अनिवार्य कर दिया जाए तो उपभोक्ताओं का सुरक्षण के लिए बहुत ही एक सराहनीय काम होगा देश के। लंबे समय तक विवादों में जूझने के बाद फिल्म उड़ता पंजाब आखिरकार रिलीज होगी, और वो भी सिर्फ एक कट के साथ। फिल्म पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 13 कट में से सिर्फ एक ही कट को सही माना है। साथ ही फिल्म को 3 डिस्क्लेमर देने के लिए कहा है। फिल्म 17 जून को रिलीज होनी है। कोर्ट ने फिल्म को A सर्टिफिकेट रिलीज करने के लिए कहा है। यूरिनेटिंग सीन जो है वो हम लोग ने खुद अग्री किया है डिलीट करने को। जो शॉट है यूरिनेशन का वही सब डिलीट हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और जो डिस्क्लेमर था हम लोग ने खुद वॉलंटियर किया था डिस्क्लेमर, नहीं बताया जा रहा। 3 शॉर्टकट है, कितने शॉर्टकट है? डिस्क्लेमर 3 डिस्क्लेमर है। 3 डिस्क्लेमर यह है कि हम लोग ने जो शब्द, जो बैड वर्ड्स हैं वो कोई प्रमोट नहीं करते, पंजाब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंटली हम ड्रग्स को नहीं प्रमोट करते। और इस फैसले के बाद फिल्म के एक्टर शाहिद कपूर ने भी ट्वीट किया है। शाहिद ने लिखा है कि ये उड़ता पंजाब और बोलने की आजादी दोनों की जीत है। साथ देने के लिए सबका शुक्रिया। इन गर्मियों में AC, कूलर और फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खूब बिक रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले उनकी बिक्री इस साल 20% तक ऊपर आई है। इस उछाल का एक बड़ा हिस्सा गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आया है। इस बार मई के महीने में गर्मी ने देश भर में खूब कहर बरपाया। औसत तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन इस चढ़ते पारे ने देश की कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की बैलेंस शीट दुरुस्त कर दी है। लोगों ने गर्मी से राहत के लिए AC, कूलर या फ्रिज का सहारा लिया और इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 20% तक बढ़ गई। AC और फ्रिज एंड कूलर में अच्छा रिस्पांस आया है। जहां तक मुंबई में हमारे पास इतनी ज्यादा इस साल ग्रोथ नहीं आई कि मुंबई में थोड़ी गर्मी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी,
बट अगर हम दूसरे क्षेत्र देखते हैं तो साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी हुई है, वेस्ट बंगाल में गर्मी हुई है, गुजरात में अच्छी सेल आई है और दिल्ली में अच्छी सेल आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 15 से 20% ग्रोथ इस साल हमने ओवर प्रीवियस ईयर देखी। गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में तो पारा 46 डिग्री के भी पार चला गया था। वहीं कई शहरों में तो गर्मी ने 10 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने कूलर पर भरोसा किया और इस बार इनकी बिक्री में 30% का इजाफा देखने को मिला। ओवरऑल हमने सभी जगह ग्रो करा है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। एट एन ऑल इंडिया लेवल, एज आई सेड, वी हैव ग्रोन मच मोर देन द इंडस्ट्री एवरेज। एयर कूलर इंडस्ट्री करीब 20 से 25% की ग्रोथ उसकी हुई है इस साल बिकॉज ऑफ गुड समर एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, एंड सिम्फनी हैज ग्रोन मोर देन द इंडस्ट्री। इस वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने पिछले 3 वर्षों से ठंडे पड़े हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल के मार्केट में भी गर्मी का माहौल पैदा कर दिया है। यानी बाजार के जानकारों की माने तो करीब 3 वर्ष के बाद उन्हें इस तरह का सेल्स ग्रोथ इस वर्ष देखने को मिला है। यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए अच्छे दिन लौट आए हैं। मुंबई से राधिका कुमार के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। आज सैन फ्रांसिस्को में अपने वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में एप्पल कई बड़ा ऐलान करने वाला है। हो सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस से इस बात का भी अंदाजा लगे कि एप्पल 7 या आईफोन 7 कैसा होगा। WWDC या वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस एप्पल का वो सालाना इवेंट होता है जिसके बाद ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि एप्पल के पिटारे में इस साल क्या क्या रहने वाला है। आमतौर पर WWDC में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स और नए जुड़ने वाले फीचर्स की ही बात होती है, पर इस साल उम्मीद है कि एप्पल वॉच के लेटेस्ट वर्जन का ऐलान भी इसी मंथ से हो जाए। इसके साथ ही आज लॉन्च होने वाले iOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से इस बात का भी अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि सितंबर में लॉन्च होने वाले iPhone 7 में क्या क्या नए फीचर्स हो सकते हैं। iOS 10 में कई नए फीचर्स होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बात सीरी और एप्पल म्यूजिक की हो रही है। काफी उम्मीद है कि iOS 10 में सीरी को और ज्यादा समझदार बनाया जाएगा, जिससे ये सही मायने में एक परफेक्ट पर्सनल वॉइस असिस्टेंट बन जाएगा। और इसके लिए हो सकता है कि एप्पल सीरी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को ऐप डेवलपर्स के लिए खोल दे, जिससे कई थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स भी सीरी के लिए काम कर सकें और जिससे सीरी बाकी ऐप्स के साथ भी आसानी से काम कर सकेगा। इसके साथ ही एप्पल म्यूजिक के मेकओवर की भी बातें चल रही हैं। एप्पल की लीक्ड फीचर्स की बात करें तो कैमरा से जुड़े कई नए फीचर्स iOS 10 में जुड़ सकते हैं, जो कि रूमर डुअल लेंस कैमरा वाले आईफोन का पूरा फायदा उठा पाएंगे। iOS 10 के अलावा एप्पल वॉच के लिए वॉच OS, एप्पल टीवी के लिए टीवी OS और मैक के नए मैक OS X का ऐलान भी इसी मंथ से होगा। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और आवाज इतना आज के लिए इतना ही। नमस्कार।